नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का केमिस्ट्री की इस क्लास में स्वागत है। हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो लास्ट कुछ वर्षों में आए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, नेशनल लेवल पर होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जो दिखाई दिए हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जैसा कि आपको बताया कि कंप्लीट हो चुका था, अब हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चंस देखे गए हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये कह रहा है कि सीपीएम और सीबीएम का अनुपात गामा कहलाता है, ज्ञात है हमको, और आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही, तो सीबी किसके बराबर होगा? याद करें, यह संबंध हमने आपको बताया था कि सीपी अपॉन सीवी बराबर गामा होता है, ध्यान है बेटा। और सीपी अपॉन सीवी यहाँ -1 किया था, यहाँ गामा -1 कर दिया था, इधर सीवी नीचे आ गया था तो ऊपर सीपी माइनस सीवी रहा था और इधर गामा -1 हो जाएगा। सीपी माइनस सीवी क्या होता था बेटा? आर अपॉन सीवी इक्वल्स टू गामा -1 होता था। तो सीवी का जो वैल्यू आई थी वो आर अपॉन गामा -1 आई थी, जिसका उपयोग हमने वर्क डन के जो सूत्र था उसके अंदर भी किया था, वर्क डन के फॉर्मूले में भी हमने इसका इस्तेमाल किया था। सो ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नोट से ही। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हमसे ये पूछा है कि आर और सीवी के बीच में या सीवी के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो सीवी बराबर क्या होता है? आर अपॉन गामा -1, जैसा कि आप यहां भली भांति देख पा रहे हैं, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में एक गैस का प्रेशर, क्वेश्चन अच्छा है, गैस का प्रेशर उसके टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, यानी ये है। सीपी अपॉन सीवी का रेशियो पूछा। अब सीपी अपॉन सीवी क्या होता है बेटा? गामा होता है, यानी आपसे गामा पूछा हुआ है यहाँ। तो इस कंडीशन का उपयोग करेंगे तभी गामा निकल कर आएगा। तो अब पी और टी के बीच में रिलेशन वाला क्या सूत्र मैंने बताया था आपको? पी और टी के बीच में क्या फॉर्मूला हमने बताया था, याद करो। P1 माइनस गामा इंटू टी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये था ना भाई? ये था कि नहीं? हमने ये रिलेशन आपको करवाया था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने इस रिलेशन को 100% करवाया था। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि P इंटू टी गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अरे 1 माइनस गामा से डिवाइड कर दिया और इधर पहुंचा दूं, प्रोपोर्शनल है ना बेटा, ये प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो क्या आएगा? P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी गामा 1 माइनस गामा, होगा कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? या ऐसा भी कह सकता हूं ना कि P इज प्रोपोर्शनल टू टी, इसको ऊपर भेज दूं तो गामा अपॉन गामा -1, P इज प्रोपोर्शनल टू टी गामा अपॉन गामा -1, ये इसके पावर में चल रहा है सारा मामला, ध्यान रखना। दिस इज गामा अपॉन गामा -1, ऐसा कह सकते हैं ना हम। ये ऊपर ले गया मैं इसको ऊपर लेकर गया हूं, तो ऐसी सूरत के अंदर हम इसको कह सकते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू टी गामा अपॉन गामा -1, यानी यहां से ये रिलेशन आ जाएगा, यहां से ये रिलेशन आ गया, यानी जो संबंध मेरे को चाहिए वो ये आया कि P इज प्रोपोर्शनल टू टी गामा अपॉन गामा -1। अब यहां आपको जो दे रखा है प्रश्न में वो P इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर क्यूब दे रखा है, इसका मतलब गामा अपॉन गामा -1 बराबर 3 हुआ। इसके हिसाब से यदि हम चलें, इसके हिसाब से यदि चला जाए तो ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि गामा अपॉन गामा -1 इज इक्वल्स टू 3, गामा अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप समझ रहे हैं हम यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, यदि आपको इसमें परेशानी महसूस होती है। देखो, ऐसे भी कर सकते हो कि इसको मैं यहीं रहने दूँ, आप इसको ऐसे भी देखो, बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए। तो 1 अपॉन टी गामा, यहाँ तक ठीक है? ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं? अब इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा? दिस इज P1 माइनस गामा इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस गामा, बोल सकता हूं कि नहीं? ऐसा बिल्कुल मैं ऐसा इसको बोल सकता हूं। या फिर इसको P कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? T माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा हो जाएगा। या कि इसको मैं कह सकता हूं फाइनली T गामा अपॉन गामा -1, ऐसा भी कह सकता हूं। देखिए, यानी अल्टीमेटली हमको यहां पर गामा अपॉन गामा -1 की वैल्यू मिल गई है, और यह जो गामा अपॉन गामा -1 की वैल्यू हमको मिली वह 3 मिली। तो गामा इज इक्वल्स टू ये हो गया 3 गामा -3, इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं
तो ये गामा बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 3/2 आ गया। गामा की वैल्यू ही आपसे पूछी गई है। देखिए गामा की वैल्यू ही आपसे पूछी गई है। सो यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखता है कि गामा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 3/2 आ जाएगी। ये भी एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है। पहले अच्छे स्तरीय क्वेश्चन आया करते थे नीट में भी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रिलेशन रिवर्सिबल के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए सही है? बेटा ध्यान रखना, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी आया था। इक्विलिब्रियम के केस में ध्यान रखना कि डेल्टा जी 0 होता है और डेल्टा जी नोट बराबर -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ये रिलेशन पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आया, ये रिलेशन पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आ चुका है। ध्यान होगा, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है, तो इसमें सही संबंध ये नहीं होगा, डेल्टा जी नॉट वाला सही संबंध होगा, यानी -2.33 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ये स्टैंडर्ड स्टेट में, ये नॉर्मल स्टेट में। स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, स्टैंडर्ड स्टेट में ये रिलेशन आता है। नॉर्मल जो डेल्टा जी है वो तो 0 हो जाता है, वो तो शून्य होता ही है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि डेल्टा जी तो 0 हो जाता है। ठीक है ना, ये सीधे सीधे सूत्र है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। जैसा मैंने कहा, इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कर चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कर चुके हैं। इसका यूज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में कहाँ किया था, आपको याद होगा, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का असर बता रहे थे जो के इक्विलिब्रियम पर। ध्यान करो, वांट ऑफ इक्वेशन में इसका इस्तेमाल किया था मैंने, इसका वांट ऑफ इक्वेशन में हमने इस्तेमाल किया था भाई। ठीक है, क्वेश्चन है कि इसके लिए डेल्टा जी क्या होगी। डेल्टा एस दे रखा आपको, डेल्टा यू भी दे रखा, दोनों पॉजिटिव है, साइन नहीं लगा रखा तो पॉजिटिव ही है। देखो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने आपको कॉपी में भी करवाया था, याद हो तो। डेल्टा जी बराबर कैसे निकालोगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कर दोगे। अब डेल्टा एच बराबर नहीं मालूम है हमको, तो उसके लिए हमको डेल्टा यू दे रखा है उसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं निश्चित तौर पर। ये माइनस आ गया टी डेल्टा एस। ठीक, अब डेल्टा यू कितना है देखिएगा, डेल्टा यू कितना है, डेल्टा यू किलो कैलोरी में है, प्रॉब्लम ये है ना, डेल्टा यू किलो कैलोरी में और डेल्टा एस कैलोरी में, हमेशा ऐसा ही करते हैं। अच्छा, डेल्टा एन जी कितना है इस प्रोसेस का, देखो डेल्टा एन जी कितना पहले वो बताओ। इधर गैस के मोल 2 हैं, उधर एक भी गैस का मोल नहीं है, तो डेल्टा एन जी प्लस का 2 हो गया ना। डेल्टा यू का मान रख देता हूं पहले तो मैं, 2.1 हो गया ये, प्लस डेल्टा एन जी का मान कितना बेटा, 2 है। आर का मान किलो कैलोरी में रखना पड़ेगा अब इसको, या तो फिर पूरे को चेंज करो, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 ये किलो कैलोरी में मान हो गया, इंटू तापमान 300 हो गया, माइनस दिस इज 300 इंटू डेल्टा एस का मान ऑलरेडी ये 20 किलो कैलोरी में रखना पड़ेगा, ये भी है ना, सो ये 0.02 हो गया। देखें अब, देखिए कितना कितना आ रहा है, फाइनल आंसर निकालते हैं। सो दिस इज योर 2.1 प्लस ये 2 है, 2 इंटू 10⁻³ यानी कि ये हो गया 600 और ये 1200, 1.2 आ गया ये। देखो भाई कैसे कैसे किया, देखिएगा ये आपका 300 इंटू 2 600 हो गया और 2 1200 हो गया, लेकिन 10⁻³ भी लगा हुआ है, इसका मतलब 1.2 हो गया, और माइनस 300 इंटू 0.02 इसका मतलब 0.6, नहीं इसको नीचे ले जाऊंगा तो 6 आ जाएगा ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6, ये आपका 6 आ गया है। तो अब आप देखें ये 6 कैसे आया, 300 इंटू 0.02 है, 0.02 कहाँ से है, आपके पास जो डेल्टा एस का मान था, वो डेल्टा एस का जो मान था वो 20 कैलोरी था, मैंने उसको किलो कैलोरी में बदल के रखा है, क्योंकि सारी वैल्यूज जब किलो कैलोरी में चल रही है तो इसको भी किलो कैलोरी में ही लेके जाना पड़ेगा ना, तो 0.02 हो गया था ये, तो ये 6 आ गया। आप देखो ये आपका 2.1 प्लस 1.2 हो गया आपका 3.3, और माइनस है तो ये माइनस का 2.7 आएगा, माइनस का 2.7 किलो कैलोरी आ जाएगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस का 2.7 किलो कैलोरी, माइनस का 2.7 किलो कैलोरी ये आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, आसान है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, आप नोट्स में देखना एक बार, मैंने ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, रिएक्शन अलग थी, डेटाज अलग थे, बाकी सेम ही है ना, कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में।
कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हीट इतनी है, तो कार्बन और ऑक्सीजन से 3.52 ग्राम ऑफ CO2 बनने पर हीट कितनी निकलेगी? हीट ऑफ कंबंशन ऑफ CO2 दे रखा है आपको, ये रहा। हीट ऑफ कंबंशन ऑफ CO2 क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। ये कितना ग्राम होना चाहिए? 12 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ कितना CO2 बनना चाहिए? 44। क्लियर? और यहाँ हीट कितनी निकलती है उससे? माइनस का 393.5 किलो जूल। अब मुझे कहा है कि 35.2 ग्राम CO2 बनने पर कितनी हीट निकलेगी। तो पहले तो मैं मोल पता कर लूं, क्योंकि दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 1 मोल, ये 1 मोल के करस्पॉन्डिंग है। मैं मोल पता कर लेता हूं, तो 35.2 डिवाइड बाई 44 करेंगे, कॉमन सेंस। ये मोल आ गए, मोल्स ऑफ CO2 जो आप बनाना चाह रहे हो, मोल्स ऑफ CO2 जो आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर, वह मोल्स आपके सामने हैं। अब 35.2 डिवाइड बाई 44 करेंगे, 35.2 डिवाइड बाई 44 करेंगे तो कितने मोल आएंगे? जब हमको ये पता चलेगा तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? तो यहाँ देखते हैं कि 1 मोल होने पर, 1 मोल CO2 होने पर कितनी हीट निकलती है। इसका मतलब साइन नेगेटिव लेंगे, दे ही रखा है वहाँ, माइनस 393.5 किलो जूल। और अब जो हमारे पास मोल हैं वह कितने हैं? हमारे पास जो मोल हैं वो 35.2 डिवाइड बाई 44 मोल्स ऑफ CO2 हैं। तो इसमें कितनी हीट निकलेगी? तो माइनस 393.5, दिस इज माइनस 393.5 अपॉन, या इनटू कर दो सीधा, 35.2 डिवाइड बाई 44 हो जाएगा। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। तो वो देख रहे हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा, किससे? 393.5 से। तो इट शुड बी माइनस का 315 किलो जूल होना चाहिए। इसको आप क्रॉस चेक भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इनटू गुणे भाग तो आप करोगे कि नहीं करोगे? तो यहाँ से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो इट शुड बी माइनस 315, ठीक है। अगले बढ़ते हैं आगे। डेल्टा एच इतना है, डेल्टा एस उतना है, तो बताइए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने किया था। कौन से टेम्परेचर पर यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ऐसा पूछा हमसे। एट विच टेम्परेचर द प्रोसेस इज बिकम स्पॉन्टेनियस। तो दोनों पॉजिटिव होने पर क्या कंडीशन आती थी बेटा? ये था ना, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगले पेज पे बताता हूँ, ठीक है ना, सेपरेटली। ये था आपके पास डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव। तो क्या कंडीशन थी स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्वतः होने के लिए? ये टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच से, याद है? तो टी बड़ा होना चाहिए किससे? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से। अब डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू रख दो बस। कितना कितना मान दे रखा है वो देखिए, 35.5 है, ध्यान रखना है किलो जूल में, और वो 83.6, 35.5 इंटू 1000 किलो जूल में मेरे भाई। और ये है आपका 83.6। तो देखिए ये लगभग देखा जाए तो, क्योंकि इसको मैं लगभग 3 के करस्पॉन्डिंग ढाई मान लूँ एक तरह से, तो ये ढाई, तो 400 के आसपास का आंसर आता है। यानी आंसर इसमें होना चाहिए ग्रेटर देन 425। द टेम्परेचर आइडिया लग जाता है इतना, तो 298 तो नहीं होगा, ठीक है ना। 298 होगा नहीं, ऑल टेम्परेचर हो नहीं सकता। ऑल टेम्परेचर क्यों नहीं होगा? ऑल टेम्परेचर की कंडीशन ही नहीं है इसमें। यदि डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव हैं तो वो ऑल टेम्परेचर वाली कंडीशन तो होती नहीं है, जानते ही हम। उसमें निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। ध्यान है भाई, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है मामला। इसका मतलब यहाँ पर यदि दोनों पॉजिटिव हों तो ऐसी सूरत में टेम्परेचर की वैल्यू जो आएगी, वो जो लिखी हुई है वो आ जाएगी 425 केल्विन से ज़्यादा। शुड बी ग्रेटर देन 425 केल्विन। 300 तो ये हो नहीं सकता, दिख रहा है, ठीक है ना। 298 केल्विन तो होगा नहीं इसका आंसर, तो एक ही है पॉसिबल, 400 के आसपास आ रहा है। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया कि ऑल टेम्परेचर्स पर हमेशा होने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं? तो फेवरेबल कंडीशंस बताई गई थी। ध्यान देखो कितनी आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। आपको मालूम है ना कि
ऐसी सूरत में हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू सोचने की बात ही नहीं है, हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव ही आती है। दो केस तो बहुत क्लियर थे, जब हमेशा नेगेटिव हो, जब हमेशा पॉजिटिव हो, ये दो केस हमने बहुत क्लियरली आपको करवा रखे हैं। सो इसका मतलब डेल्टा एच इज लेस देन नेगेटिव, डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन पॉजिटिव, आंसर इसका 2 हो जाएगा, देख रहे हैं आप। ठीक है, सिंपल है। सभी टेम्परेचर पर, ऑल टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस या स्वतः होने के लिए कौन सी कंडीशन सही रहती है वो बताया गया है। आगे बढ़े। आइसोथर्मल कंडीशन है, 300 केल्विन पर एक गैस 2 बार के एक स्थिर, एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रही है, तो काम कितना होगा। देखिए यहां पर एक हिंट पहचाने आप, हिंट को पहचानेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा है मुझे बताओ। आइसोथर्मल देखो इसमें लिखा नहीं है, कैसे प्रोसेस पहचानोगे, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, बताइए फटाफट से। इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, कैसे पता चलेगा। मैंने इसका हिंट आपको दिया था प्रभु, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हुआ है, स्थिर बाहरी दाब लिखा हुआ है, तो वह किसकी कंडीशन मानी जाती है, इरिवर्सिबल की, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस की। यानी कि ये आइसोथर्मल है और इरिवर्सिबल है। कंफर्म, इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। यह आइसोथर्मल भी है और इरिवर्सिबल भी है, यानी आइसोथर्मल W आइसो, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है भैया, प्रसार हो रहा है। काम कैसे निकालते हैं, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, क्योंकि आपको यहां तो वॉल्यूम ही दे रखा है, सीधे सीधे देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, P एक्सटर्नल यानी कितना है, P एक्सटर्नल बाहर का दाब कितना है, तो ये माइनस का 2 है, V2 माइनस V1 कर देंगे, V2 कितना है मेरे भाई 0.1 से 0.25 यानी 0.15 आ जाएगा, 0.15 आ गया। और क्योंकि 1 लीटर बार इज 100 जूल दिया हुआ है तो इनटू 100 कर दूंगा, तो यह आंसर जूल के अंदर आएगा, यानी कि माइनस का 30 जूल आंसर होगा। माइनस का साइन, मैंने हमेशा से कहा है कि थर्मोडायनेमिक्स में साइन बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, साइन पर हमेशा गौर करें। ठीक है, 1 लीटर बार का रिलेशन आपको दे रखा था, उसका इस्तेमाल करना है। यदि ये लीटर एटमॉस्फेयर होता तो 101.3 जूल था, याद है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, बार होने से 100 हो गया। 1 लीटर एटमॉस्फेयर जब ये होता है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर जब ये होता है तो 101.3 जूल आता था। दोनों मालूम होने चाहिए आपको, ठीक है ना, वैसे तो दिया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो एक प्रोसेस है उसमें डेल्टा एच इतना है, डेल्टा एस इतना है, तो फिर वही बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन इस बार क्वेश्चन है कि वह मिनिमम टेम्परेचर का सिलेक्शन कीजिए जिसके ऊपर द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। सेम नेचर ऑफ क्वेश्चन है। देखिए बार बार मैंने कहा था कि स्वतः प्रक्रम यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बेहद हाई है, बहुत ज़्यादा बार प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं, अक्सर इस पर प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वही कंडीशन है बेटा वापिस कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना। अब दोनों पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब यह स्वतः तब होगा, स्पॉन्टेनियस तब होगा जब ये कंडीशन लगाई जाए, यानी द टेम्परेचर शुड बी हायर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस कर दिया जाए। बस अब तो वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, यह आपका 200 जूल है और यह आपका 40 है, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 5 केल्विन। ठीक है ना। मिनिमम टेम्परेचर अबव विच, देखिए लिखा है उसके ऊपर, अबव विच है ना, अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, जिससे ऊपर के टेम्परेचर पर, मतलब आंसर 5 केल्विन से ऊपर वाला ही होगा, मतलब 5 केल्विन ही आंसर होगा, क्योंकि उससे ऊपर प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना। ये एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है ABC। पीवी प्लॉट में हमने हमेशा से आपको बात की है कि भैया पीवी प्लॉट में एक ही तरीका होता है कि उसका एरिया निकाल लो, बस ध्यान है ना, बताया हुआ है कि वर्क इज इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व, ये होता है हमेशा से। इस एरिया को निकाल लो, उससे आपका वर्क डन आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड बोला है सिर्फ,
मैग्नीट्यूड बोला हुआ है, प्लस माइनस में जाने का कहा भी नहीं उसने। सिंपल है, कैसे पता करोगे? एरिया निकाल लीजिए, यह जूल में आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट, क्योंकि ये पास्कल में दे रखा है। देखो यह पास्कल में है और ये मीटर क्यूब में है ना। एक तरफ पास्कल में, ये 2 लिखा है, इसका मतलब 2 से स्टार्ट है, इधर 2 से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो यह पास्कल में है और ये मीटर क्यूब में, ओके। तो अब देखो कैसे निकालोगे, पहले तो ये एरिया निकाल दो और फिर ये एरिया निकाल दो, दोनों को जोड़ दो आपस में, ठीक बात है। तो ये एरिया कितना है, ये 2 से शुरू है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 से शुरू है मतलब 8, 6, और ये एरिया कितने है, ये भी 6, प्लस ये तो एरिया रेक्टेंगल का आ गया, और दूसरा ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका, 8 to 12 4 है। हाइट कितनी है, हाइट है 2 से 8 6, यानी बेटा ये आ जाएगा आपका 36 प्लस 12 यानी कि 48 जूल, ठीक है ना। क्योंकि वह सीधा पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही दे रखा है, और इनटू उसके अंदर मीटर क्यूब कर देंगे तो आपका जूल ही में आंसर आएगा। सो दिस इज 48 जूल, ठीक है ना। ये प्लस ये एरिया दोनों आप क्या करें, आपस में जोड़ दें, तो इसका आंसर, परिमाण पूछा है तो 48 इज द आंसर, ठीक है। समझ गए? 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक ठाक क्वेश्चन था, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, इसीलिए इसको ठीक ठाक प्रश्न माना जा सकता है। अगला, एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एक प्रोसेस हो रहा है XY, द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर लाइक दैट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट T इज मुख्य संघटक T पर है। देखो X और Y, एक समझो इस प्रश्न को, अच्छा क्वेश्चन है। X और Y कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है। G का मान, डेल्टा GR का मान, डेल्टा G0R का मान 120 माइनस 3/80 दे रखा है। डेल्टा G0R का मान 120 माइनस 3/8R दे रखा है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि मुख्य संघटक इसका T पर कितना होगा। यह T बताइए, वह टेम्परेचर बताइए जब इसका मेन, आपको इसका मेन कंपोजिशन मिल जाए, वह टेम्परेचर बताइए जब मेन कंपोजिशन हो जाए। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन का लगा के देखता हूं कि कौन से ताप पर आती है। तो देखो समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। यहां मैं इसको लिख देता हूं, डेल्टा G0R इक्वल्स टू 120 माइनस 3/8R एट इक्विलिब्रियम, ये 0 कर दूं मैं, डेल्टा GR इक्वल्स टू 0 कर दूं, तो ऐसी सूरत में 120 माइनस 3/8R इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर भेज दो, 120 इक्वल्स टू 3/8R आ जाएगा, ठीक है। ये 120T था, 3/8R नहीं T है, 3/8T है भाई, नहीं तो टेम्परेचर आएगा कैसे, ये T है। तो यहाँ से T आप देखते हो कि 120 इंटू 8/3 हो गया, और ये आ गया 320 केल्विन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि यदि 320 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर हो, यदि T 320 केल्विन से ज़्यादा हो, तो आपका Y ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और Y जो है वो मेन हो जाएगा, यानी कि मुख्य रूप से Y होगा। अरे 320 पे तो इसमें इक्विलिब्रियम है, इससे उच्च ताप पर, इससे हाई टेम्परेचर पर ये इधर जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। फॉरवर्ड में जाएगा तो ज़्यादा कौन हो जाएगा, Y हो जाएगा। और स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि T यदि लेस देन 320 केल्विन हुआ तो Y जो है वह, इसमें X जो है वो मेन हो जाएगा। अब आप देख लो कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो साम्य ताप आया है, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर आया है, ये तो इक्विलिब्रियम पर आया है। इक्विलिब्रियम पर तो दोनों दिशाओं में जाता है, मेन वाली कोई बात ही नहीं रहती है। इससे हाई टेम्परेचर करूंगा तो इधर जाएगा क्योंकि इसका मान नेगेटिव आने लग जाएगा, इससे लो करूंगा तो ये इधर जाएगा क्योंकि इसका मान पॉजिटिव आने लग जाएगा। सो यानी आपसे कहा है, अब इन ऑप्शंस को देख करके बताइए कि इनमें से कौन सा आपको सही लगता है। मुख्य संघटक T पर क्या होगा, X होगा। यदि T का मान 350 केल्विन है, क्या ये सही है, नहीं। 350 केल्विन तो 320 से ज़्यादा है, तो उस समय तो Y होगा। 350 केल्विन तो 320 से ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है।
y होगा यदि t का मान 300 केल्विन है, ये भी सही नहीं है। y होगा यदि t का मान 280, ये भी सही नहीं है। x होगा यदि t का मान 315 केल्विन है, ये सही है। क्योंकि जब 320 से कम होगा, 320 से कम होगा तो x जो है वो मुख्य रूप से पाया जाएगा। ऐसा अभी हमने निष्कर्ष के रूप में आपके सामने रखा था। थोड़ी देर पहले हमने यह कंक्लूजन आपके सामने रखा हुआ है, देख रहे हैं। क्योंकि पहले तो हमने साम्यावस्था की स्थिति ज्ञात कर ली और फिर उसके बाद हमने यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट पता करके, देखो इस इक्वेशन में 0 रख करके हमने ये टेम्परेचर निकाल लिया। अब इससे ज़्यादा होगा फॉरवर्ड में जाएगी प्रोसेस, कम होगा बैकवर्ड में जाएगी प्रोसेस। फॉरवर्ड में जाएगी तो y मेन होगा। ये 320 में प्रोसेस कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड समझते हो ना, अग्र दिशा में। और यहाँ पर कौन से प्रोसेस दिशा में जाएगा? बैकवर्ड यानी पश्चिम दिशा में। ठीक है, इसके लिए 298 केल्विन पर डेल्टा जी नॉट का मान कितना होगा? देखो डेल्टा जी नॉट का रिलेशन क्या बताया था हमने? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का 2.303 RT लॉग, देखो ये इसके इक्विलिब्रियम को मैं यहाँ KW लिख सकता हूँ ना। ये प्रोसेस KW नहीं है, डिसोसिएशन। अब ध्यान करो, वाटर का डिसोसिएशन। देखो वाटर के डिसोसिएशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो इसे जो है ना वो ऐसे डिफाइन करो। तो इस समय जो KW होता है ना, KW याद है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये H प्लस होता है, आयनिक गुणनफल ये OH माइनस होता है। या कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं कि 2 मोल ले लूँ यहाँ पर, तो ये H प्लस की जगह स्वतंत्र नहीं रहता ना वो, तो H3 प्लस में बदल जाएगा। इसी को भी KW ही कहेंगे, इसको भी हम KW ही कहेंगे मेरे भाई, ये भी KW ही है। ठीक है ना? अरे भाई ये एक H2 इससे एक H2 इधर कैंसिल, बात तो वही आ गई ना, ये वाली आ गई। देखो ये वाला ही आ जाएगा ना। सो ये भी KW है, यानी कि यह KW है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। तो माइनस का 2.303 RT लॉग, यहाँ क्या लिख सकता हूँ? KW। अब KW का मान तो मुझे मालूम है, 298 केल्विन पर कितना होता है याद करो। अरे KW कहाँ से आ गया प्रभु? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, भूले तो नहीं हो। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मान होता है 10 की घात -14। तो डेल्टा जी नॉट का मान पूछा हुआ है तुमसे, माइनस का 2.3 ले लूँ इसको, है ना। R किस में मान दिए हैं? सब जूल में। तो R इसका मतलब 8.3 ये हो जाएगा। तापमान 298 ये हो गया, इंटू लॉग 10 की घात -14 ये हो गया। -14 को आगे कूद जाएगा ये, तो ये प्लस का हो जाएगा प्रभु। माइनस का -14 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू 298, और ये आ रहा है आपका जूल में, जिसको आना चाहिए किसमें? किलो जूल में। लगभग इसको 300 मान लो, इसको 8, इसको 2, ठीक है ना। लगभग ये 80 आ जाएगा, और प्लस का वो भी, तो 80 किलो जूल हो जाएगा। देखिए अप्रॉक्सीमेटली पूछा है वैसे भी उन्होंने, आप करके चेक करके देख लेना। आई थिंक इसमें 80 ही आएगा। देखिए कैसे किया है, उस पर ध्यान दें कैसे किया गया है इसको। KW क्यों माना? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है ये, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के रूप में इसको डिफाइन किया गया है आयनिक साम्य में। किसी बच्चे ने उसको नहीं पढ़ा तो एक बार देख लेना भैया, वहीं मिलेगा ये, ठीक है ना, ये आपको वहीं मिलेगा। यदि किसी को दिक्कत लगती है तो KW को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें देखें एक बार, ठीक है। तो ये 80 किलो जूल पर मोल आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं। कौन सा एल्जेब्रिक रिलेशनशिप करेक्ट है? बीजगणितीय संबंध इनमें से कौन सा सही है, ऐसा पूछा है। तो देखो क्या ऑब्जर्व हो रहा है इसमें, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये नहीं आ जाएगा क्या? देखो यदि इन दोनों, ये तो आपको खुद को ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा, और कोई इसमें हमारे पास इलाज नहीं है। आप दोनों इक्वेशन को जोड़ के देखो, क्या Z और Y वाली इक्वेशन को जोड़ने से फर्स्ट नहीं आ रहा? देखो Z वाली कौन सी है? CO प्लस हाफ O2 से मिल रहा है CO2, और सेकंड वाली कौन सी है? C प्लस हाफ O2
से मिल रहा है CO। अब क्या करोगे, ये हाफ O2 दोनों जुड़ के O2 हो जाएगा, CO से CO कैंसिल हो जाएगा, C प्लस O2 CO2 आगे कि नहीं आ गया। इससे जुड़ी हुई हीट X है, इससे जुड़ी हुई हीट Z है, इससे जुड़ी हुई हीट Y है। तो ये बात हमने कई बार कही थी कि X प्लस, जब आप दो समीकरणों को जोड़कर तीसरी को ला रहे हों, दो को जोड़ करके तीसरी को ला रहे हों, तो तीसरी की हीट दोनों के योग के बराबर होती है। यानी कि बीजगणितीय रूप से मैं कह सकता हूं अलजेब्रिक सम इज x बराबर y प्लस जेड। x का मान यहाँ y प्लस जेड के बराबर होगा, ऐसा हमको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। x बराबर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, x बराबर y प्लस जेड, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से आपको जो इक्वेशन मैंने बताई है वह मिल रही है। ठीक है ना। ब्रोमीन लिक्विड के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इतनी है और बॉन्ड एंथैल्पी इसकी इतनी है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो बच्चों, एटोमाइजेशन का क्या मतलब है, एटोमाइजेशन का मतलब है उसको गैसीय स्टेट में बदलना, नहीं तो Br2 लिक्विड, इससे मैंने बनाया Br2 गैस और मैंने इसके दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ये आ गया ब्रोमीन गैस। थोड़ा सा गैप देके इधर लिखता हूं, देखो Br2 लिक्विड, ध्यान देना इन प्रोसेस पे, ये हमने इससे बनाया Br2 गैस और ये इससे बना 2Br गैस। देखो आप ध्यान से, इसमें से यह प्रोसेस क्या है मुझे बताइए। इस वाले प्रोसेस को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, यह नहीं है हीट ऑफ एटोमाइजेशन, कणन की एंथैल्पी है ना। हीट ऑफ एटोमाइजेशन यानी कणन की एंथैल्पी में मैंने क्या परिभाषित किया था कि सब्सटेंस को उसके गैसीय परमाणु में बदलना है, गैसीय एटम में बदलना है। तो ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन है कि नहीं, ये बिल्कुल है। अच्छा मुझे बताओ, इसको मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, बॉन्ड एंथैल्पी नहीं कह सकता, ये बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी नहीं हुई। बॉन्ड एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को ही तो बोलते हैं। सो ये बॉन्ड एंथैल्पी हो गई। अब ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन तो मुझे दे रखी है x और बॉन्ड एनर्जी में दे रखी है y, और मेरे से पूछा कि x और y में क्या रिलेशन है, बताओ x और y में क्या रिलेशन है। तो मुझे बताइए, यहां भी तो हीट लगेगी कि नहीं, यहां भी तो हीट रिक्वायर्ड होगी कि नहीं भाई, यहां भी तो कोई हीट लगेगी। लिक्विड को गैस में बदल रहा है, ऐसे बदल जाएगा क्या। इसका मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। इसको मैं क्या कह सकता हूं, हीट रिक्वायर्ड को मैं क्या कह सकता हूं, डेल्टा H फ्यूजन बोल सकता हूं, गलन, डेल्टा H फ्यूजन बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या निष्कर्ष निकला, इसको बनाने से हमको क्या फाइनली पता चला कि डेल्टा H एटोमाइजेशन बराबर डेल्टा H फ्यूजन प्लस बॉन्ड एंथैल्पी। तो अब मुझे बताइए कि यदि ये y हो, ये x हो, डेल्टा H फ्यूजन हमको नहीं मालूम है, गलन की ऊष्मा हमको नहीं मालूम है, और बॉन्ड एंथैल्पी y हो, तो मैं क्या कह सकता हूं कि x बड़ा है कि y बड़ा है। आप खुद से इसको जज करके बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है। डेल्टा H फ्यूजन जो है वो लिक्विड से गैस बना दिया और गैस को ब्रेक करके हमने उसके एटम में भी कन्वर्ट कर दिया, इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे नो डाउट। इस पूरे प्रोसेस को हम एटोमाइजेशन या कणन की एंथैल्पी बोलते हैं, और ये डेल्टा H फ्यूजन या गलन है। तो निश्चित ही तौर पर यह बात कंफर्म है कि x बड़ा आएगा ना प्रभु, किससे, y से, क्योंकि उसमें वो जुड़ रहा है। यानी यह बात यहाँ श्योर है कि x इज ग्रेटर देन y होगा, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता दैट योर x इज एक्चुअली ग्रेटर देन y। x का मान y से बड़ा होगा, देख रहे हो कैसे पता किया, आप समझ गए होंगे। देख लीजिए, ये x है, ये y है, x का मान y से तो बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मान आ रहा है, इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा तब जाके ये मान आ रहा है। तो यानी कि कंफर्म है ना कि x इज एक्चुअली ग्रेटर देन y प्लस H फ्यूजन इक्वल्स टू x है, यानी x का मान y से बड़ा है। एक स्प्रिंग को कंप्रेस करने में 10 किलो जूल वर्क किया गया, वर्क डन इज कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग अपने आप तो होगी नहीं, आपने काम किया होगा, तो W का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। अरे स्प्रिंग अपने आप थोड़ी ना कंप्रेस हो जाएगी, आपने कंप्रेस की होगी वो तो इसका मतलब वर्क किया हो गया, और वर्क ऑन द सिस्टम,
वर्क ऑन द सिस्टम क्या होता है, सिस्टम पर काम कैसा होता है, वर्क ऑन सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 2 किलो जूल हीट के रूप में इन्वायरमेंट को चला गया, यानी हीट तो चली गई वाली है, माइनस है, बाहर निकल गई है ना, सराउंडिंग को दे दी गई है, तो माइनस का 2 किलो जूल हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। डेल्टा यू यानी डेल्टा ई पूछा है, और डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू प्लस क्यू, और इसी को डेल्टा ई बोलते हैं भाई। डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू का साइन आपका प्लस का है और क्यू का साइन आपका माइनस का है, यानी दोनों ही जुड़ जाएंगे और प्लस का 12 किलो जूल आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। यू कैन कॉल इट एज फ्लॉट, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप फ्लॉट कहते हैं। देख लीजिए दोनों के कारण हमने यहां समझा रखे हैं कि क्यों यह 12 आया। मुख्य रूप से बात जो है ना वह साइन वाली है। आपने यदि साइन सही लिए हैं तो आंसर भी सही आएगा। यदि वर्क ऑन द सिस्टम है, सिस्टम पर काम हो रहा है, तो वह पॉजिटिव ही होगा, और हीट बाहर जा रही है, सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, तो वह नेगेटिव होगी। ठीक है ना। ये प्लस, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर हम प्लस साइन यूज़ कर लिया है। देखिए रुकिए, ये प्लस साइन है तो इसका मतलब 8 आ जाएगा, है ना, 8 किलो जूल आएगा। साइन के अंदर गड़बड़ थी, इट शुड बी 8। यहाँ बीच में तो इनके प्लस था, तो ये प्लस होगा, ये -2 हो जाएगा। 8 किलो, इसको सुधार लीजिएगा। दिस क्यू इज माइनस का 2 है, लेकिन बीच में प्लस का साइन है, इसीलिए 8 किलो जूल इज द आंसर। ठीक है, अगले बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि एक आइडियल गैस है, 300 केल्विन पर थर्मल कांटेक्ट विद सराउंडिंग है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, समतापी प्रक्रम है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब आप समझ ही गए, है ना, इरिवर्सिबल हो गया भैया। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, स्थिर बाहरी दाब, यानी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या होता है, इट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ कि प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है, यानी कि अनुत्क्रमणीय है। प्रोसेस जो है आपका अनुत्क्रमणीय है, यानी कि इरिवर्सिबल है, इसका एक ही मतलब होता है। द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग की एंट्रोपी पूछिए। देखिए, याद करो, याद कीजिए, मैंने कहा था यह प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग सूत्र लिखाया था मेरे भाई मैंने, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या लिखा था मैंने, क्यू सराउंडिंग बटा टी, क्यू परिवेश बटा टी, और इस क्यू परिवेश को माइनस क्यू सिस्टम बटा टी लिख सकते हैं, और माइनस क्यू सिस्टम को क्या लिखा था, डब्ल्यू सिस्टम। याद है भाई, ये सारी बातें आपको नोट्स के दौरान कराई जा चुकी हैं। और डब्ल्यू सिस्टम क्या था, -P एक्सटर्नल डेल्टा V अपॉन टी। याद करो, ये सब चीजें मैंने आपको पहले करवाई है। तो अब आप वर्क डन यहां निकाल सकते हो। देखिए कैसे, कितने दाब पर हो रहा है, 1 ATM पर, और कहां से कहां, 1 से 2 लीटर पर। ठीक है ना, 1 से 2 लीटर पर हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 1 × 2 और डिवाइड बाई, आपको कहा जूल में निकालना है एक्चुअली, तो 101 से गुणा भी करना पड़ेगा, 101 से गुणा भी करना पड़ेगा 101.3 से, और डिवाइड बाई टेम्परेचर, कितने ताप पर प्रोग्राम चल रहा है। यह मामला करवाया जा रहा है आइसोथर्मली 300 केल्विन ताप पर, इसका मतलब यहाँ 300 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली आपका वैल्यू निकाली जा सकती है बहुत आसानी से, क्योंकि इसको 200 मान लेता हूँ लगभग, तो ये 2/3 लगभग मैं इसको 200 यदि कंसिडर करता हूँ, क्योंकि डेल्टा एस परिवेश हमसे पूछा गया था। 3 ATM दाब है एक्चुअली, 1 ATM नहीं है, ये 3 ATM दाब है। ठीक है ना। सो दिस इज 3 ATM। अब कितना आएगा देखो, ये लगभग आपका 300-600, मतलब 2 के आसपास, नियर अराउंड यू कैन से 1.013, 2.013 कितना है। डेल्टा V का मान कितना दे रखा है आपको, देखिए डेल्टा V का मान 1 लीटर से 2 लीटर पर जा रहा है, और 3 ATM उसका कांस्टेंट प्रेशर है, और 300 केल्विन पर आपने इसको करवाया है, यानी -P एक्सटर्नल डेल्टा V आपका 2 हो गया। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी नियर अराउंड, यह 2 के आसपास कायदे से आना चाहिए। 3 ×
ये जो प्रेशर आपका वॉल्यूम डिफरेंस कितना है देखें एक बार, वॉल्यूम डिफरेंस आपका 2 से 1 है, ओके, वॉल्यूम डिफरेंस 1 ही है सिर्फ, है ना, ये वॉल्यूम डिफरेंस 1 है। अब आप देखो ये लगभग आपका कितना हो गया, 300, 1 के आसपास ये आंसर आएगा, 1.013 माइनस का 1.013 जूल के अंदर, ठीक है ना। कौन क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, पी एक्सटर्नल आपका 3 ATM है, उसकी जगह हमने 3 ATM लिख दिया, और डेल्टा बी आपका कितना है, 1 है, डेल्टा बी 1 है, क्योंकि 2 लीटर से 1 लीटर में गया था। तो आंसर कौन सा हुआ इसका भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है ना। सो थर्ड वन इज द आंसर। देखें अब इसको समझें। हाँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन मान सकते हो आप। ये एक डायग्राम है, जो कहानी लिखी उससे कोई मतलब नहीं है, मूल चीज़ ये है कि ये एक डायग्राम है, इससे हमको इनमें से क्या सही है और क्या गलत है वो पहचानना है। और अच्छा प्रश्न है ये, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए ए बी सी डायग्राम पहले तो मुझे इस पर बनाना ही पड़ेगा। देखो साइड में बनाता हूँ, डायग्राम बनाते हैं उसके बाद बात करेंगे। ये P और ये B, डायग्राम में A B C इस तरीके से बनाए हुए हैं, ये A, ये B और ये C, ठीक है। और जो पैरामीटर लिखे गए हैं वो क्या है, P1 V1 T1, P1 V1 T1, ये है P1 V1 T1, ठीक है। C लिखा हुआ है आपका P2 V1 T2। देखिए इसमें टाइम जो लगेगा वो लगेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को यहाँ डायग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, नहीं तो करेंगे कैसे क्वेश्चन को। तो P2 V1 T2 है ना, P2 V1 T2, V1 T2, ठीक है। P2 V1 T2, ये V1 से V1 तो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब इसमें V2 T1 कर दो इसको, ये V2 और T1 है, ठीक है ना। इधर से इधर तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है, और यानी कि इसको हम करते हैं V2 और T1, ठीक है। और इधर है P2 V2 T1, P2 V2 T1, यहाँ है P2 V2 और T1। अब देखें तीन प्रोसेस यहां बनाए हुए, इट शुड बी P1 है ना, और ये T2, तीन प्रोसेस यहां बनाए हुए। देखिए ये तो आइसोबारिक है, कॉमन सेंस है, ये आइसोबारिक है, ये आइसोबारिक है, क्यों, यहां प्रेशर सेम है, तो इसको तो P1 से P1 रहना ही था। वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं। यह आपका T1 A जो है वह आपका T1 से हम स्टार्ट हुए थे, A जो है हम T1 से शुरू हुए हैं, और T1 से T1 है, ये एक्चुअली टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये एक्चुअली टेम्परेचर है, P और T के बीच का प्लॉट है, ये P और T के बीच का प्लॉट है, ये V और T के बीच का प्लॉट है एक्चुअली, है ना, V और T के बीच का प्लॉट है। यहाँ देखें इसको, पीछे की ओर देखिए, ये V और T के बीच का प्लॉट है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको सुधार देता हूँ, देखिएगा, ये मैं बताता हूँ कैसे। वॉल्यूम इधर से इधर वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता, इसका मतलब इट शुड बी P1, ये कंफर्म है। टेम्परेचर यहाँ चेंज हुआ होगा, यहाँ T चेंज नहीं हो सकता, यानी कि ये T1 है, ये सही है, ठीक है। अब देख लो इसे, देखें अब यहां से हमको इस विभिन्न प्रोसेस के बारे में क्या क्या पता चलता है, पहले तो वो जज करना जरूरी है। इस प्रोसेस के बारे में हमको क्या क्या जानकारी मिल रही है, यहीं से देखो, इधर से इधर देखिए, आपका टेम्परेचर सेम बना हुआ है, T1 टेम्परेचर सेम बना हुआ है, इसका मतलब ये प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया, ये तो कंफर्म है। इतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि A से B, पहले तो प्रोसेस पहचान लो भाई, कि A से B आपका आइसोथर्मल हुआ कि नहीं हुआ, यानी समतापी जिसको हम बोलते हैं। A से B तो आपका आइसोथर्मल हो गया, इतना श्योर है, A से B आइसोथर्मल हो गया। B से C देखो क्या है, B से C आपका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, B से C प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आइसोबारिक हो गया, समझते हो, समदाबी हो गया, ठीक है। B से C और C से A, और C A की मैं बात करूं तो यहां पर कौन सेम बना हुआ है, वॉल्यूम, तो यह आइसो
कोरिक हो जाएगा, आइसोकोरिक मतलब समतापी हो जाएगा, सॉरी सम आयतनी हो जाएगा। पहले तो इसको समझो, तीनों प्रोसेस हमने यहां डिफाइन कर दिए हैं। आप इन तीनों प्रोसेस को देखें पहले, इतना तो कंफर्म होगा तीनों प्रोसेस में जो हमने कहने की कोशिश की है वो बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां एक इनमें से आइसोथर्मल है, एक आइसोबारिक है, एक आइसोकोरिक है। ठीक है, चित्र को भी देख लीजिए तसल्ली से। यहां सिर्फ इतना सा सुधार था कि ये V1 था, बाकी सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V और T के बीच में ये प्लॉट आपके सामने बना हुआ है। ठीक, अब आप देखो कि किस प्रोसेस के बारे में आप क्या गारंटी से कह सकते हो, W के बारे में, डेल्टा U के बारे में, या फिर Q के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो वो देखते हैं। क्योंकि यहां इस प्रश्न में इन्हीं के बारे में देखो, किसी का Q बता रखा है, किसी का U बता रखा है, किसी का W बता रखा है, किसी का डेल्टा H बोल रखा है, अलग अलग है। या फिर एक एक करके सभी स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करते जाते हैं। ठीक है ना, एक एक करके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करते जाते हैं, वही बेटर रहेगा। देखो, सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑप्शन को मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए। ये तो आपके प्रश्न के अंदर जो दिया है वो हमने क्लियर कर दिया। अब मैं ऑप्शंस वाइज चल रहा हूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। पूरे को सॉल्व करने के बजाय मैं ऑप्शंस वाइज चलूं। पहला ऑप्शन कह रहा है QAC बराबर डेल्टा UBC और WAB बराबर P2V2 माइनस V1। मेरे को यहीं पर इसमें गड़बड़ लगती है। WAB बराबर P2V2 माइनस V1। देखो आप, WAB आइसोथर्मल में नो डाउट, लेकिन आइसोथर्मल के साथ साथ ये कौन सी साइकिल दी हुई है यहां पर, रिवर्सिबल। समझ रहे हैं, रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम है। इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है। क्या रिवर्सिबल प्रोसेस में यह वर्क डन होता है आइसोथर्मल में? मुझे बताइए, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? नहीं, ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाले को हमको क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि ये वाली बात गलत है। यह वर्क डन नहीं आएगा यहां पर, ये चीज रॉन्ग है, क्योंकि यह फॉर्मूला किसका होता है? इरिवर्सिबल का फॉर्मूला होता है। तो ये कंफर्म होगी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मैं ऑप्शन देखकर ही प्रश्न को कर रहा हूं, एक एक पूरा करने के बजाय मैं ऑप्शन को ही देख रहा हूं कि भैया कौन सा सही है कौन सा गलत है, मुझे पता चल जाए। ये कंफर्म है कि फर्स्ट वाले को, इसको हमने क्रॉस चेक नहीं भी किया, लेकिन यह बात कंफर्म होगी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि WACB, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ACB एक समतापी प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन साइकिल कैसी है? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल साइकिल में, आइसोथर्मल के केस में यह सूत्र नहीं होता, इसका मतलब यह तो गलत है। अब मैं सेकंड को क्रॉस चेक कर रहा हूं, क्या यह सही है कि WBC इज P2V2 माइनस V1? WBC एक कैसा प्रोसेस निकाला आपने? WBC कैसा प्रोसेस है? सेकंड वाले में W को क्रॉस चेक करता हूं। WBC कैसा है? आइसोबारिक है, समदाबी। आइसोबारिक मीन्स समदाबी है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर सूत्र यही होगा, P एक्सटर्नल डेल्टा V। आइसोबारिक का सूत्र यही तो होता है मेरे भाई। आइसोबारिक का सूत्र क्या होता है? P2V2 माइनस V1 ही तो होता है। और एक चीज लिखिए, उसको भी क्रॉस चेक यहां फिर हमको करना पड़ेगा कि क्या QBC बराबर डेल्टा HAC है? क्या QBC बराबर डेल्टा HAC है? इसको चेक करो। देखिए यहां पर, इसको हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। QBC, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस है। QBC डेल्टा HAC, देखो डेल्टा HAC, AC प्रोसेस कैसा था? आइसोकोरिक। AC में W बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा? W 0 है तो डेल्टा E बराबर ही Q हो जाएगा, और Q बराबर ही डेल्टा H हो जाएगा, क्योंकि W 0 हो गया। तो डेल्टा E बराबर डेल्टा H होता है, Q बराबर ही डेल्टा H होता है। ठीक है ना, दोनों बराबर हो जाते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। सो इसका मतलब QBC, क्या QBC का मान डेल्टा HAC? अच्छा, डेल्टा H का सूत्र क्या होता है? डेल्टा H का सूत्र क्या होता है बेटा? डेल्टा H का फॉर्मूला हमने क्या बताया? NCP T2 माइनस T1। देखिए, AC T2 माइनस T1 NCP, ठीक है ना? ये बिल्कुल सही बात नजर आ रही है, क्योंकि QBC भी यही है, QB से C भी यही कहलाएगा, और डेल्टा HAC भी यही कहलाएगा। इसका मतलब आपका सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है,
फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों था वो हमने आपको बताया, फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों करेक्ट था वो बता दिया था, ठीक है ना। सो उम्मीद है यहाँ तक इस क्वेश्चन को आप समझे हैं। बड़ा सवाल है, थोड़ा कंपैरेटिवली इसको एक बड़ा सवाल घोषित किया जाएगा, लेकिन यदि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और तसल्ली से कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड पर जाते हैं, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में कहा गया है कि क्यू ए सी बराबर डेल्टा यू बी सी, क्यू ए सी बराबर डेल्टा यू बी सी। देखिएगा इसको मेरे को और आगे एक पेज की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए थर्ड ऑप्शन को क्रॉस चेक कर रहा हूं मैं। थर्ड ऑप्शन में हमसे क्या कहा गया, देखें व्हाट इज देयर इन द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में हमसे क्या कहा गया है, इसको चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमसे बात की गई है क्यू, थर्ड ऑप्शन में कहा है कि क्यू ए सी बराबर डेल्टा यू बी सी, क्यू ए सी बराबर क्यू, यू कैन से क्यू ए सी बराबर डेल्टा यू बी सी। क्या ऐसा है कि नहीं है, इसके लिए मेरे को इस चित्र को वापस से यहां ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और वह है ए बी सी, या फिर ऐसा करते कि यहीं से मैं इसको कंपेयर करा देता हूं, फिर वहां लिख दूंगा। देखो क्यू ए सी बराबर डेल्टा यू बी सी, क्या ये सही है कि नहीं है। देखो यहीं पर मैं सिद्ध कर रहा हूं, क्यों बार बार पेज करना मतलब नहीं है। ए से सी आप जाओ, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ए से सी आइसोथर्मल है, मानते हो। यहां करा रहा हूं बेटा, देख लो ए से सी आइसोथर्मल है कि नहीं है, मानते हो इस बात को। तो क्यू ए सी, पहली बात तो ए से सी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी समतापी है। ध्यान से देखिएगा, समतापी के अंदर डेल्टा यू ई बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, होता है। और क्यू बराबर क्या हो जाता है, माइनस का डब्ल्यू हो जाता है, होता है। ये बात ये यहाँ तक समझ गए कि क्यू बराबर क्या हो जाता है, माइनस का डब्ल्यू हो जाता है, होता है। कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल है ना। आइसोथर्मल होने की वजह से क्यू बराबर माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा। डेल्टा ई का मान क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। अब हमसे कहा है कि यू बी सी, बी सी प्रोसेस की बात करो, बी से सी प्रोसेस की बात करो। बी से सी देखो, बी से सी, बी से सी कैसा प्रोसेस था, आइसोबारिक था। इसके लिए डेल्टा यू का मान कितना होगा, डेल्टा यू का मान कितना होगा, एन सी बी डेल्टा टी होगा। डेल्टा यू का मान क्या होगा, एन सी बी डेल्टा टी होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं डेल्टा यू का मान, ये कौन सा डेल्टा यू है, ये बी से सी का है, ठीक है। अब इनको कंपेयर करना है हमको। जो ऑप्शन है ना उसमें हमसे पूछा है कि क्या क्यू ए सी का मान, क्या क्यू ए सी का मान बराबर होगा, क्यू ए सी का मान बराबर होगा एन सी बी डेल्टा टी के। तो यह ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि यहां पर क्यू ए सी जो है वह एन सी बी डेल्टा टी के बराबर आ रहा है। यानी कि यह ऑप्शन आपका थर्ड भी करेक्ट होना चाहिए। उसके लिए मेरे को इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अभी मैं इसको क्रॉस चेक करके बताता हूं, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये वाली चीज तो सही है कि क्यू ए सी बराबर क्या होगा, डेल्टा यू बी सी होगा, ठीक है ना। इसको और चेक करते हैं, डेल्टा एच सी ए वाले को और चेक कर लेते हैं। देखिए डेल्टा एच सी ए वाले को कैसे चेक करेंगे। डेल्टा एच सी ए, सी ए की वैल्यू होती है एन सी पी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होती है। और डेल्टा यू सी ए, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, यही वैल्यू है। अब आप देखो यहां पर सी से ए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए, सी से ए जा रहे हैं, इसका मतलब T1 माइनस T2 करना है, T1 माइनस T2 करना है। देखिएगा यानी कि ये हो जाएगा एन सी पी T1 माइनस T2 और ये हो जाएगा एन सी बी T1 माइनस T2, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो कि डेल्टा एच सी ए प्लस डेल्टा एच सी ए बराबर क्या लिख दो, डेल्टा यू सी ए प्लस डेल्टा एन जी आर इंटू टी, या ऐसा करो कि एन आर डेल्टा टी, ऐसे कर लो, सीधे इसी से पता चल जाएगा आपको। देखो अब यहाँ दिख रहा है कि डेल्टा एच सी ए बराबर डेल्टा यू सी ए प्लस एन आर, ये जो वैल्यू है ना डेल्टा टी की वो नेगेटिव है, क्योंकि T1 छोटा है। आप देखो इस डायग्राम के अंदर T1 छोटा है, ये देखिए
T1 छोटा है, T2 बड़ा है, इसका मतलब नो डाउट ये चीज़ क्या है, नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि डेल्टा एच सी ए छोटा आएगा डेल्टा यू सी ए से, डेल्टा यू सी ए से। डायरेक्ट इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये ऑप्शन, जो ऑप्शन सी है वह भी करेक्ट है, क्योंकि डेल्टा एच सी ए को छोटा कर रखा है किससे, डेल्टा यू सी ए से, ठीक है ना। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट माना जाएगा। फोर्थ को देख लेते हैं, क्या फोर्थ सही कह रहा है, क्यू बी सी बराबर डेल्टा एच ए सी। देखिए फोर्थ में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये गलत हो गया। फोर्थ में तो ये संभव नहीं है ना आपका, फोर्थ में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डेल्टा एच सी ए इज ग्रेटर देन डेल्टा यू सी ए लिख रखा है, यह पॉसिबल नहीं है। अभी तो हमने इसको यहां प्रूव किया है थोड़ी देर पहले ही, ठीक है ना। सो इसमें ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 यही करेक्ट होंगे। फर्स्ट में और फोर्थ वाले में क्या रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट और फोर्थ। प्रॉब्लम यह है कि इस पेज में आगे पीछे जाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, तो उसके लिए मैं इसको वापस समराइज कर देता हूं आपके लिए कि क्या दिक्कत है। देखो फर्स्ट वाले में ये रॉन्ग है, क्योंकि ये प्रोसेस हो नहीं सकता, ये प्रोसेस का सूत्र नहीं होता, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का सूत्र है, जबकि यहां पर रिवर्सिबल कह रखा है, इसका मतलब ये एक रॉन्ग है। सेकेंड वाला WBC, यहीं से देख लीजिए, वापस बता रहा हूं, WBC ये आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस में हमको मालूम है कि वर्क डन का यही सूत्र होता है, वर्क डन का यही सूत्र होता है माइनस पी डेल्टा बी, ये हमको मालूम है, माइनस पी डेल्टा बी इसका सूत्र होता है, ठीक है। और QBC बराबर डेल्टा एच ए सी है, QBC बराबर क्या है, डेल्टा एच ए सी है, डेल्टा एच ए सी है। ये इनके सूत्रों से हमको ज्ञात हो रहा है, क्योंकि डेल्टा एच ए सी का सूत्र होगा NCP डेल्टा टी, ठीक है ना, NCP डेल्टा टी, वही सूत्र QBC का आता है। थर्ड वाले में ये चीज हमने सिद्ध कर दी, क्यों हुआ, ये चीज हमने प्रूव कर दी है, क्यों हुआ। फोर्थ वाला हो नहीं सकता, क्योंकि ये चीज देखिए दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना, ये चीजें दोनों एक साथ कैसे संभव है बताइए, ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका सही है, सेकंड और थर्ड। आप इसको कॉपी पेन लेकर के पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से कीजिएगा, बात क्लियर हो जाएगी, है ना। क्योंकि वो एक डायग्राम पर थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ी सी दिक्कत यहां पर दिखाई दे रही है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि यहां पर डायग्राम में वो मैच करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, आपके सामने है, सारे ऑप्शन हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि डेल्टा एच नॉट एफ के रूप में इसमें से किसको आप डिफाइन कर सकते हो, डेल्टा एच नॉट एफ के रूप में किसको डिफाइन कर सकते हो, किसको नहीं। तो डेल्टा एच नॉट एफ की क्या विशेषता होती है, 1 मोल बनना चाहिए, 1 मोल फॉर्मेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए सभी, है ना, यही विशेषता होती है उसकी। सो देखिए फर्स्ट वाला नहीं है या है, फर्स्ट वाला कहलाने लायक है, नहीं है, क्योंकि ये दिक्कत है। देखो ये वाली सी जो है वह आपका ग्रेफाइट होना चाहिए था, गैस नहीं सॉलिड। अरे ग्रेफाइट तो सॉलिड होता है मेरे भाई, तब ये सही माना जाता। इसका मतलब फर्स्ट वाला कहलाने लायक नहीं है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाला कहलाने लायक है, 1 मोल बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाला नहीं कहला सकता, 2 मोल बन रहे हैं। फोर्थ वाला कहला सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 1 मोल बन रहा है, ठीक है ना। सो इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ यह दोनों हैं आपका क्या कहलाने के लायक, हीट ऑफ फॉर्मेशन के, यानी सेकंड और फोर्थ आर द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बात समझे है क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ा सा इससे पहले वाले के अंदर दिक्कत रह सकती है, तो उसका मैंने तरीका आपको बता दिया है। आप एक पेज पर इस डायग्राम को बनाइएगा, इस प्रोसेस को लिखिएगा। मेन चीज थी वो मैंने आपको डिफाइन कर दी है। मेन चीज क्या थी कि यह जो प्रोसेस है वह आइसोथर्मल है, ए से बी वाला आइसोथर्मल है। क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर स्थिर बना हुआ है। ए से सी वाला वॉल्यूम स्थिर बना हुआ है, तो आइसोकोरिक है। और बी से सी वाला कैसा है, आइसोबारिक है। आइसोबारिक मतलब समदाबी है। इतना पता चलने के बाद आप सारी चीजें निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आसानी से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। फर्स्ट वाला क्यों रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दिया। QBC बराबर डेल्टा एच ए सी आ जाएगा। QBC बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ए सी। डेल्टा एच ए सी, डेल्टा एच ए सी का सूत्र क्या होगा, NCP डेल्टा टी, ठीक है ना। NCP डेल्टा टी वही किसके बराबर आएगा, QBC के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ थोड़े से हल्के फुल्के से डेरिवेशन टाइप हैं इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसको आपको एक पेज पर सेपरेटली करके और फिर आराम से तसल्ली से बैठ के करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
क्लियर? सो उम्मीद है आप बात यहाँ समझ गए कि हमने क्या कहने की कोशिश की अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। तो फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इतना ही। जो भी कुछ खास क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।